नमस्कार दोस्तों, मैं जग सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल RS मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों, हमारी ऑलरेडी पहले से वीडियो आपके लिए चली रही है दोस्तों, जिसमें मैं टाइम एंड वर्क आपको करा चुका हूं कंप्लीट, और मेंसुरेशन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी चल रहा है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए RRB NTPC और ग्रुप डी के हिसाब से मैं दोस्तों आपके लिए स्पीड टेस्ट लेकर आया हूँ। और दोस्तों, ये स्पीड टेस्ट जो भी मैं अब मेरी वीडियो, जैसे कि मैं आपको पहले बोल ही चुका था दोस्तों इस बारे में कि मैं आपको हफ्ते में 2 या 3 स्पीड टेस्ट की वीडियो मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी और पूरा मैथ जो मैं कराऊंगा दोस्तों, सवाल हिसाब से लेकर आऊँगा चुन के अर्थमेटिक और आपका एडवांस पोर्शन दोनों का एक कॉम्बिनेशन अच्छा बना के और आपके लिए मैं सवालों को लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका दोस्तों पूरा मैथ आपके माइंड में रहे। और जिन बच्चों का दोस्तों, हमारे जिन साथियों का ये RRB NTPC का जो एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, जिनका हो चुका है उनके लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, और जिनका अभी नहीं हुआ है दोस्तों, वो हमारी वीडियो वॉच करें अच्छे से, जिससे आगे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिले दोस्तों। अब जिनका हो चुका है दोस्तों, उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो आगे आने वाले ग्रुप डी के लिए तैयारी करें। और जो इसका RRB NTPC अभी ये CBT 1 चल रहा है दोस्तों, अभी CBT 2 भी देना है, तो उसके लिए भी तैयारी होगी दोस्तों। तो इसलिए आप सबके लिए ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम ये दे चुके हैं उनके लिए ज़रूरी ना हो, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है केवल उन्हीं के लिए हो, नहीं, ये सबके लिए है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको हमारी स्पीड टेस्ट की जो वीडियो है ये आपको 2 फरवरी को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास आपके लिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ज़्यादा सवाल नहीं है, 15 या 20 सवाल के आसपास है, वो हम आप आज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को हमसे ऐड करना। इसी के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ये मैंने सब दोस्तों लिख ही दिया है, स्पीड टेस्ट फॉर RRB NTPC एंड ग्रुप डी। ओके दोस्तों, और ये पब्लिश की डेट भी लिख दिया मैंने 2 फरवरी 2021। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और आज की क्लास का दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल है दोस्तों, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वो धनराशि क्या है, मतलब वो राशि क्या है। SI से है दोस्तों पहला सवाल आपके लिए। यानी किसी राशि पर 5% की दर से, यानी रेट दे रखी है दोस्तों आपके लिए कितनी, 5%। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष यानी टाइम की बात कर रहा है वो, 3 वर्ष और 4 वर्ष, यानी 3 वर्ष और दोस्तों 4 वर्ष। प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपये दे रखा है दोस्तों। SI का जो अंतर है, SI का डिफरेंस दे रखा है दोस्तों 42 रुपये। क्लियर है दोस्तों। हमें देखना है दोस्तों कि देखिए हमारी ब्याज कितनी बनेगी परसेंटेज में। रेट हमारी 5% है, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 15%। इसी तरीके से 4 साल में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 चौक 20%। ठीक है ना दोस्तों, मतलब 3 साल के लिए तो हो जाएगी दोस्तों 15%, और 4 साल के लिए हो जाएगी दोस्तों 20%। बात क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 15 और 20 में कितने परसेंट का डिफरेंस हुआ, 5% का दोस्तों। यानी 5% का डिफरेंस कितने परसेंट के बराबर है दोस्तों, कितने रुपए के बराबर है, 42 रुपये की। ठीक है, मूलधन इसमें राशि पूछी है, और राशि अपने आप में 100% होती है, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। 5 को 100% बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 20 से, यानी 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा 20 पंजे 100% हो जाएगा दोस्तों। और 100% क्या होता है, मूलधन।
तो 20 से इधर भी करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, 20 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 42 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 84 और एक ये वाली 0, यानी 840 रुपये इस सवाल का आंसर आ रहा है। ठीक, क्लियर है दोस्तों। कुछ नहीं करना दोस्तों, रेट आपको 5% दे रखी है, 3 साल की हो जाएगी 15%, 4 साल की हो जाएगी 20%, दोनों में अंतर 5% का, और 5% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 42 रुपये। 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर ये चीज़ भी समझ में ना आए तो आप ऐसा कर लेना, यानी 42 रुपये की वैल्यू 5% के बराबर है दोस्तों, और 100% की निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई 5 से काट दो दोस्तों 20 बार, और 42 दूनी कितने हो जाएंगे 84 और एक ये 0। आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों आपके लिए जो मैं सवाल ये करा रहा हूँ एसटी वाले, ये एसटी आपको बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए, जो भी आप दोगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी का हो, चाहे वो कोई और हो। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यानी दोस्तों 3 लोग हैं ए बी सी और इनका वेतन का अनुपात है, ए बी और सी 3 लोग हैं, इनके वेतन का अनुपात दे रखा है दोस्तों, वेतन ये दे रखा है 3:2:9। ये दोस्तों वेतन मतलब इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है। अब पूछना क्या चाह रहा है, यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हों तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। यानी ए का वेतन पूछा है दोस्तों। सी को बी से कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, सी को मिल रहे हैं बी को बी से 2100 रुपये, यानी सी को 2100 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं दोस्तों। बात सही है, 2100 रुपये। देखिए सी को बी से ज़्यादा मिल रहा है तो आप ये देख लीजिए कि सी को बी से रेशियो में कितना ज़्यादा मिल रहा है। रेशियो में कितना ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, बी को मिल रहा है 2, सी को मिल रहा है 9, तो कितना ज़्यादा हुआ 7, यानी रेशियो में 7 रेशियो ज़्यादा मिल रहा है और रुपए में मिल रहा है 2100 रुपये। यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई दोस्तों 2100। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा 7 से 21 और 3 0 ये, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आई दोस्तों 300 रुपये। और पूछा उसने ए की इनकम कितनी होगी दोस्तों, इस रेशियो का एक ही रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 300 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 900 रुपये, जो कि यही सवाल का आंसर है। अगर बी की पूछी हो तो 3 दूनी 6 यानी 600 रुपये, सी की पूछी हो 3 नाम 27 यानी 2700 रुपये। क्लियर है दोस्तों। अब वो कुछ भी पूछ ले आपसे, सबका ऐड करके पूछ ले या पर्टिकुलर किसी एक का पूछ ले। जैसे ए का पूछा तो आंसर कितना हो गया हमारा 900। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों बहुत प्यार से पढ़िए, आप समझ के पढ़िए सब कुछ। एसटीएम में मानता हूं स्पीड टेस्ट है ये, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ। आगे चलते हैं दोस्तों। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। ए और बी 2 लोग हैं दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। वर्तमान आयु दोस्तों मैं इससे इस तरीके से कट लगा लेता हूं, जिससे मेरे दिमाग में ये रहता है कि ये वर्तमान आयु का रेशियो है। इस कट से मुझे पता चल जाता है, बस इसलिए लगा लेता हूं ये। आगे तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। दोस्तों 5 साल बाद की बात कर रहा है तो मैं नीचे, अगर पहले की बात करता तो मैं ऊपर करता ये वाला, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, रेशियो कितने का हो जा रहा है दोस्तों 5:6 का। क्लियर है। अब पूछा इसमें ए की वर्तमान आयु। दोस्तों ए की वर्तमान आयु पूछिए आपसे। क्लियर है। देखिए जब इस टाइप का सवाल आए दोस्तों आपके लिए, तो आप एक चीज़ चेक करना कि ऐसे करके इन दोनों रेशियो में डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस ये बराबर होना चाहिए।
अगर बराबर है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर बराबर नहीं होगा तो ये आपको बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 1 का, है ना। और यहाँ भी 5 से 6 में कितने का डिफरेंस है? 1 का ही डिफरेंस है। यानी एक रेशियो की वैल्यू सवाल में जितने साल की बात हो रही है वो होती है दोस्तों। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 5 वर्ष। बात सही है। एक ही वर्तमान आयु पूछी है और एक का वर्तमान रेशियो कितना है? 4 है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बी की वर्तमान आयु पूछी होती तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 पंजे 25। पूरी बात समझ ली दोस्तों इस सवाल में। दोनों की वर्तमान आयु देखो, बी की निकाल लेंगे हम, 25 साल हो जाएगी, 25 वर्ष। आंसर तो ये हो गया आपका 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब पूरी बात समझिए। हमने दोनों की आयु निकाल ली, वर्तमान आयु। अगर ये सवाल में और आगे पूछना चाहे कि 5 साल पहले इनका रेशियो क्या था, है ना। अगर 20 आज वर्तमान में किसी की उम्र 20 साल है तो 5 वर्ष पहले वो कितने का होगा? 15 का होगा, क्योंकि 5 माइनस करेंगे, पहले के लिए माइनस करेंगे और बाद के लिए प्लस। अगर हम इससे कहें कि ए की आयु आज 20 वर्ष है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो दोस्तों 25 का हो जाएगा, क्योंकि ऐड करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, बाद के लिए हम ऐड करते हैं दोस्तों, बाद के लिए क्या करते हैं हम? प्लस। और पहले के लिए यानी पूर्व या पहले के लिए क्या करते हैं दोस्तों? माइनस। इस चीज को आप क्लियर दिमाग में बिठा लेना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दोस्तों 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा? यानी दो संख्या हैं, यानी पहली संख्या ये मान लेते हैं, दूसरी संख्या कोई होगी। इन दोनों संख्याओं के बीच में जो रेशियो है दोस्तों वो है 2:3 का। बात सही है, 2:3 का। और इनका एलसीएम दे रखा है दोस्तों, एलसीएम दे रखा है यहां पे 48। बात सही है, 48। इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर इन दोनों संख्याओं का रेशियो तो चलो ठीक है, ये पर्टिकुलर संख्या नहीं है, लेकिन इन दोनों संख्याओं का रेशियो का ही अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना होगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। सही है कि नहीं? यानी रेशियो का एलसीएम ले लिया मैंने तो 6 रेशियो आया। यानी 6 रेशियो की वैल्यू सवाल में दे रखी है तुम्हें 48, है ना। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 8। क्लियर है? अगर वो अलग अलग संख्या पूछे आपको तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 दूनी 16, एक संख्या 16 हो जाएगी, और 8 × 24 ये दूसरी संख्या हो जाएगी। अलग अलग संख्या पूछे तो, लेकिन सवाल में पूछा है आपसे उसने कि इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों 16 और 24 ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा? 16 और 24, 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 40 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, है ना। अब योगफल ही पूछा दोस्तों इस सवाल में, तो मुझे इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। योगफल ही पूछा था तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों 8 निकल के आई थी, एक रेशियो की वैल्यू। और रेशियो में दोनों कितना हो रहा? 2 और 3 5। मैं डायरेक्ट यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता और 8 पंजे 40, इन दोनों संख्याओं का योगफल निकल के आ जाता दोस्तों, है ना। मतलब योगफल पूछा तो मुझे इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो आप वो किया करो कि सवाल में पूछा क्या है उसके हिसाब से आप अपनी अप्रोच लगाओ, ठीक है ना। अलग अलग संख्या पूछता तो हम ये करना हमारे लिए जरूरी था, लेकिन उसने योगफल पूछा तो हमें जरूरी नहीं है। अच्छा, अंतर पूछ लेता वो, तो इस 8 में अगर वो अंतर पूछ लेता तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करते दोस्तों? 2 और 3 का अंतर कितना हो रहा है? 1,
तो 1 का यानी 8 एकम 8, ये दोस्तों इसका अंतर निकल के आ जाता। क्लियर है। और वैसे भी देख लो 16 संख्या एक है और एक है दूसरी 24, दोनों में अंतर करके देख लीजिए कितना आ रहा है 8। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको हर पॉइंट क्लियर करा के चल रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको अपनी तरफ से पहली एसटी लेकर आया हूं, तो इसलिए मैं ये सोच के चल रहा हूं कि जो भी सवाल आए मैं उसके हर पॉइंट आपको क्लियर करा दूं, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा एसटी की उसमें दोस्तों मुझे कोई दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। सही है ना। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। मतलब दोस्तों दो संख्याओं का लासा दे दिया और मासा दे दिया, उनमें से एक संख्या दे दी और वो दूसरी संख्या वो आपको पूछना चाह रहा है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के सवालों पे एक फॉर्मूला होता है और वो सब आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखा दे रहा हूँ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, है ना दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये सवाल है। पहली संख्या जो भी दे रखी हो, दूसरी संख्या दोनों का मल्टीप्लाई, या हम ये कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। अलग अलग संख्या ना देके वो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दे सकता है दोस्तों, और आगे आपको लासा या मासा बोल देगा तो कोई एक चीज पूछ लेगा, है ना। तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि गुणनफल बोल दे तू, क्योंकि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल तो है ही। अब देखिए इस सवाल पे आते हैं दोस्तों। ये सवाल है आपके लिए, दो संख्याओं का लासा। देखिए दोस्तों लासा है तो लासा की जगह रख दो 225 है, और क्या दे रखा है तथा उनका मासा 5 है, तो मासा की जगह मासा रख दो। एक संख्या 25 हो, चलो एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या में निकाल ली। ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लो। देखो 25 अट्ठे 225 से कट जाएगा ये 9 बार और 9 पंजे 45, यानी दूसरी संख्या कितनी निकली दोस्तों 45। 45 राइट आंसर। सही। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, किसी व्यक्ति ने घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस से। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता, है ना, तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। देखो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर चलते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस ये कहाँ पे होता है दोस्तों कि हमने वस्तु को खरीदा कितने में और उसको बेचा कितने में। अगर जितने में हमने खरीदा उससे ज़्यादा में बेचा तो हमें लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। हमने जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदा अगर उससे कम में बेचा तो हमें क्या होगी दोस्तों हानि, मतलब लॉस। यही प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट और लॉस का दोस्तों किससे पता लगाते हैं हम, उसके सीपी से यानी क्रय मूल्य से। तो दोस्तों अब देखिए ये हमारा सीपी, इधर हमारा एसपी। अब सवाल पढ़ते हैं हम। सवाल में कह रहा होगा दोस्तों, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस है ना, 15% के लाभ से बेचा। दोस्तों मैं इसका सीपी मान लेता हूं 100, क्योंकि 100 मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि यहां से मैं जितने परसेंट के लाभ पे बेचूंगा या हानि पर बेचूंगा, तो हानि पर होगा तो उतना ही दोस्तों माइनस कर दूंगा डायरेक्ट 100 में से, लाभ पे होगा तो उतना ही परसेंट उसमें डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, तो ये दिक्कत नहीं होगी। और ये केवल हम 100 पर ही कर सकते हैं, अन्य किसी संख्या पे नहीं कर सकते, इसलिए मैं 100 लेके चल रहा हूँ। 15% के लाभ पर बेचा दोस्तों, 100 का खरीदा, 15% के लाभ पर बेचा तो वो कितने का बेच देगा दोस्तों 115। क्लियर है। आगे यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता। देखिए दोस्तों पहले कितने का खरीदा था उसने 100 में, अब कह रहा 25% कम में खरीदा होता, यानी 25
% कम में खरीदा होता, तो 100 में से 25 आप माइनस कर दीजिए, कितना 75, सही है। आगे बोल रहा हो तथा 60 रुपये कम में बेचा होता। पहले वो 100 की चीज़ को 115 में बेच रहा था 15% का लाभ लेके, अब कम में खरीद रहा है तो वो 60 रुपये कम में बेच रहा है, तो 60 रुपये कम में बेच रहा है दोस्तों। ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं आपकी परसेंटेज में वैल्यू, और 60 रुपये एक तुम्हारे लिए पर्टिकुलर वैल्यू है, तो 60 रुपये आप अलग लिख लीजिए दोस्तों। इसका कहीं ना कहीं से एक परसेंटेज में वैल्यू निकल के आएगी, है ना। आगे बोल रहा है वो 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। दोस्तों अभी 25% कम में खरीदा उसने और 32% का वो लाभ लेगा दोस्तों, इसी को तो बेचेगा। अब 32% का लाभ लेके कितने का बिक जाएगा वो देखते हैं। 32% यानी कि 132/100, ठीक है ना, ये काट लो। 25 से 3 बार, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 4 से देखो 4 × 12, 1 बचेगा और 4 तिया 12, यानी 33 तिया 99, 99 में वो बेच देगा। 75 की चीज़ को 99 में बेच देगा तो उसे 32% का लाभ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 60 रुपये कम में बेच रहा था और यहाँ कितने % कम में बेच रहा है दोस्तों, 115 में से आप 99 माइनस कर दो तो कितने में बेच रहा है दोस्तों। देखो 115 और एक ये 100 से ऊपर 15 और 100 से नीचे 1, यानी कितना हो गया दोस्तों 16%, यानी 16% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 60 रुपये, है ना। और हमें इसका CP निकालना है और CP कितना है दोस्तों 100%, यानी 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों 60/16, 100% की वैल्यू निकालनी है। 1 2 0 यहाँ पे लगा दो, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, ये 100% बन गया दोस्तों। अब आप कैलकुलेशन कर लो बस, 4 से काट दो दोस्तों, ये 4 बार, 4 से ये कट जाएगा आपका 25 बार और 4 से ये कट जाएगा दोस्तों 15 बार, और 15 और 25 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा दोस्तों 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12 और 25 से 1 हम 25, 25 और 12 37, यानी 375 रुपये इस सवाल का राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों वैसे भी दोस्तों ST है, जब हम पर्टिकुलर किसी एक्सरसाइज को कराते हैं तो हर चीज़ पॉइंट क्लियर होगा उस समय, क्योंकि उस समय हम धीरे धीरे आराम से पढ़ाएंगे आपको और हर पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे, क्योंकि ये दोस्तों ST और ST के हिसाब से होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक समबाहु त्रिभुज के अंतः बिंदु से खींचे गए लंबों का योग 20 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, तीनों साइड आपस में बराबर होती है ना। अब ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतः बिंदु से खींचे गए लंबों का योग, यानी अंतः बिंदु यानी कहीं ना कहीं इसके बीच में सेंटर वाले बिंदु की बात कर रहा है। यहाँ से उसने लंब खींचे हैं, है ना, और लंब कहाँ पर खींचे हैं दोस्तों, इसने साइड पर ही खींच रहा है, क्योंकि यहाँ से तो लंब खींच नहीं सकता दोस्तों। लंब एक ही कंडीशन बनती है, वो साइड पे डालेगा, है ना। यानी साइड पे यहाँ से देखो एक लंब यहाँ पे डाल दिया, एक लंब उसने ऐसे डाल दिया दोस्तों, और एक लंब उसने इस तरीके से डाल दिया, है ना, इस पॉइंट से। तो ये कह रहा है खींचे गए लंबों का योग 20 सेंटीमीटर है, यानी परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 2 और परपेंडिकुलर 3, तीनों का योगफल दे रखा है दोस्तों, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों का योगफल दे रखा है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं पहले कह चुका हूँ, सवाल आपके लिए अच्छे लेकर आया हूँ, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर इसकी योगफल दे रखा है तीनों का। और दोस्तों हम आगे प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे इसमें, जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब।
इन तीनों परपेंडिकुलरों का योगफल जो होता है वो दोस्तों इसकी h के बराबर होता है, इसकी हाइट के बराबर, इसकी हाइट के बराबर होता है। यानी हाइट इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों अब 20 सेंटीमीटर। बात सही है। जब हाइट 20 सेंटीमीटर तो आप इसका वैसे पूछा क्या है, अगर एरिया पूछा हो, भुजा की लंबाई पूछी है, तो हाइट बराबर क्या होता है दोस्तों, √3/2a बराबर h, यानी h बराबर √3/2a होता है दोस्तों। यहाँ पे देखो h बराबर √3/2a, यही फॉर्मूला होता है ना। तो √3/2a और h की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 20, सही है ना। देखिए दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल आएगी दोस्तों, 2 का उधर गणा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और 20 का मल्टीप्लाई 40 और √3 इसके डिवाइड में। यानी इस इक्विलेटर ट्राइंगल की भुजा निकल आई 40/√3, इस सवाल का आंसर। यानी भुजा कौन सी निकली दोस्तों, ये सही है, यही सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, किसी समत्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी समत्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है और उसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 154 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप पूछा है इसमें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें ये दोस्तों नई प्रॉपर्टी थी, इस पे ध्यान देना बिल्कुल। देखिए समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, अभी भी इस तरीके से समबाहु त्रिभुज, तीनों साइड बराबर, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों इस तरीके से। ये अंतर्वृत्त तीनों साइडों को टच करता हुआ बनता है और परिवृत्त की बात करता है तो इसके 1 2 3 यानी तीनों शीर्षों को इस तरीके से बाहर से टच करता हुआ बनता है ना। तो इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, एरिया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैंने आपको मेंसुरेशन कराया, अभी करा ही रहा हूं, लेकिन मैं ये वीडियो में करा चुका हूं आपको। जब एरिया दोस्तों किसी भी वृत्त का एरिया 154 हो तो उसके लिए मैं लिखाया था 7 44 154। ये दोस्तों क्या थी, इसकी रेडियस, ये परिमाप यानी परिधि 2πr की वैल्यू थी दोस्तों, और ये πr² यानी क्षेत्रफल की वैल्यू थी। और क्षेत्रफल सवाल में दे रखा है दोस्तों आपके लिए 154। जब क्षेत्रफल 154 है तो इस कंडीशन में हमारी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों 7। यानी कि तुम्हें कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, अगर ये चीजें ध्यान रखोगे तो इसके अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या निकलेगी वो रेडियस कितनी निकलेगी दोस्तों 7, सही है ना। अब आपको चाहिए इसका परिमाप, चाहिए ना परिमाप। अब परिमाप के लिए दोस्तों आपको एक ही साइड, ए साइड पता होनी चाहिए इसकी। अब ये वाली अंतर्वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं दोस्तों, और मैंने फॉर्मूला लिखा है आपका स्मॉल r कैसे फाइंड करते हैं। स्मॉल r के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, r बराबर a/2√3। वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, 7 वैल्यू है r की, यहाँ पे रख दो, यानी 7 बराबर a/2√3। तो 7 दूनी 14√3, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 14√3। यानी इस ट्राइंगल की ये साइड आ गई आपकी 14√3। आपको चाहिए परिमाप। परिमाप यानी तीनों साइडों का योग, या इसमें डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। परिमाप होता कितना इसका 3a, a की वैल्यू 14√3, तो 3a मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहीं से बता देता हूं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, परिमाप आ जाएगा 14×42√3 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर है दोस्तों, ठीक है। परिमाप आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों
काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपका एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करिए। क्लियर है ना दोस्तों, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ऐड करिए। और दोस्तों ये काम आपके लिए और अपना काम मैं यहाँ पे आपके लिए कर ही रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिंदु 0,0 तथा x बराबर 3 और y बराबर 4 के आलेखों के प्रतिच्छेदी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज जो भी दे रखी हो, ये कह रहा है दोस्तों कि बिंदु 0,0 का मतलब क्या होता है। मैंने ये सवाल कराया भी है दोस्तों मेंसुरेशन में। 0,0 मतलब ये वाली बात आ गई, मूल बिंदु। 0,0 किसके निर्देशांक होते हैं दोस्तों, मूल बिंदु के। x बराबर 3 मैंने ये भी बताया था, ये x अक्ष होता है और ये x डैश अक्ष होता है, x डैश। ऊपर ये y अक्ष होता है दोस्तों और नीचे y डैश। मैंने इस बात को भी बताया था कि मूल बिंदु से राइट साइड की ओर चलोगे x अक्ष पे तो आप प्लस की दिशा में जा रहे हो, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में चलोगे x अक्ष पे तो आप माइनस की दिशा में जा रहे हो, यानी माइनस में जो भी चलोगे दूरी आप माइनस में चलोगे। इसी तरह y अक्ष पर ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये मैंने बताया था। अब सवाल में दे रखा है दोस्तों x बराबर कितना है, x बराबर 3। x बराबर 3 यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो मैं इस साइड में ही चलूंगा, यानी 1 2 और ये 3। x बराबर 3 चलने का मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट पर आ गया हूं। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं और आपको क्लियर करा देता हूं, जो भी निर्देशांक हम लिखते हैं पहले x अक्ष का लिखेंगे, पहले x अक्ष का लिखेंगे, उसके बाद में कॉमा फिर y अक्ष वाला लिखते हैं, है ना। x अक्ष कॉमा y अक्ष, और x अक्ष का जो निर्देशांक होता है उससे बोलते हैं दोस्तों भुज, और y अक्ष का जो निर्देशांक होता है दोस्तों उससे बोलते हैं हम कोटि। ठीक है ना, आगे अगर आएगा तो आपको अब क्लियर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 3, यानी हम इस पॉइंट तक पहुंच गए। और y बराबर कितना चल पा रहा है दोस्तों, 4, यानी 1 2 3 और 4, मतलब यहां पर पहुंच गए 4। सही है ना। अब देखो ट्राइंगल का निर्माण होगा इससे, बीच की दूरी, हाँ एक पॉइंट हमें ये मिला और एक पॉइंट हमें ये मिला, तो दोस्तों इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 3 4 और 5 की सीरीज मैंने कराई है, इसलिए 5 इसका आंसर हो जाएगा। सही है, आगे बढ़े। एक अंक में दे रखा है दोस्तों तो 5 एक अंक, यूनिट जो भी दे रखी हो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों जो एसटीएम करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सवाल आपको बस सॉल्व करा दें, है ना। अगर मैं सॉल्व कराता तो जितने सवाल मैं लेकर आया हूं अब तक सारे के सारे सॉल्व हो चुके होते, है ना। लेकिन मुझे दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है वो आपको सिखाना है ना। स्पीड तो आप मेंटेन कर ही लोगे अपने आप, क्योंकि आप स्पीड इसलिए मेंटेन कर लोगे जब आप चीज़ों को सीख जाओगे तो आपका हाथ ऑलरेडी भागेगा, है ना, ऑलरेडी दौड़ेगा आपका हाथ और आपका दिमाग भी। नेक्स्ट सवाल पे, यदि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी हो, दोस्तों केंद्रक की बात कर रहा है जी, है ना, और AD, BE, CF उनकी 3 माध्यिकाएं हो, तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, सही है ना, क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों ट्राइंगल बना लो पहले। ये ट्राइंगल बन गया आपका, जो भी ट्राइंगल हो, A, ये B और ये C, ABC ट्राइंगल हो गया। माध्यिका दोस्तों किसी भी शीट से आप अगर माध्यिका खींचोगे तो वो कभी दोस्तों जैसे हमारे समबाहु त्रिभुज में तो वो माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, लेकिन एक बात डेफिनेट है कि ये इसके एरिया को 2 भागों में बांटती है।
हमेशा, है ना। अब मैं ये कहूँ कि इसके सामने वाली साइड को दो भागों में बांटती है, तो कभी बांटती है दोस्तों, कभी नहीं बांटती है। क्यों कि आप देखो, अगर ये समबाहु त्रिभुज होता तो बराबर भागों में बांट देती सामने वाली साइड को। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होता इस तरीके से, ये दोनों साइड बराबर होती, तब भी ये बराबर भागों में बांटती। लेकिन ये कोई विषम बाहु त्रिभुज होता तो नहीं कह सकता मैं इस बात को, है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तब भी ऐसा नहीं होता, है ना। लेकिन एक बात ये क्लियर है कि इसका एरिया जो होगा वो दो बराबर भागों में बांट देती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए 3 दे रखी हैं दोस्तों माध्यिकाएं, ए से AD और B से BE और C से इस तरीके से DE और ये F। क्लियर दोस्तों। और जो बीच में ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों माध्यिकाएं काट रही हैं, यही क्या है दोस्तों, इसका केंद्रक G। जिस केंद्रक G की बात कर रहा था वो ये है ना। अब देखिए, ये कह रहा है BDG का क्षेत्रफल कितना होगा, और इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया दे रखा है, पूरे ट्राइंगल यानी त्रिभुज ABC का एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट है, इसमें देखिए आप कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। और 6 ट्राइंगल जो बन रहे हैं दोस्तों, हर ट्राइंगल का एरिया अपने आप में आपस में ये कैसा होता है दोस्तों, बराबर होता है ना। और अगर आपको याद हो, अगर आप दूसरी बार, अगर आप पहले से हमें देख पा रहे हो दोस्तों वीडियो हमारी, तो मैंने एक ये भी कराया था आपको, जैसे यहाँ पर केंद्रक है और इस तरीके से ये मिल रहे थे, है ना। तो ये कितने भाग बने, 3 बराबर भाग, ये मैं पहले ही बता चुका था। चलो यही तो माध्यिका है दोस्तों, इसको मैंने यहाँ बढ़ा दिया, इसको यहाँ बढ़ा दिया, इसको यहाँ बढ़ा दिया, तो इस वाले ट्राइंगल को बराबर 2 भागों में बांट दिया इतने ने, यहाँ से जो आगे बढ़ाया। ऐसे ही ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। अब कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 बराबर। जब वो 3 बराबर थे तो अब 6 बराबर आपस में, यानी 6 ट्राइंगलों का एरिया आपको दे रखा है दोस्तों 72, है ना। 6 ट्राइंगलों का एरिया 72 है, तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, 12 6 72, यानी 12। किसका पूछा दोस्तों, BDG, PD और G, प्रत्येक का 12 है, 12। अब देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 12 6 72 पूरे का हो गया। अब किसी का भी पूछ ले, उसने इसका पूछा है BDG का, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, यानी ये 6 पार्टों में बढ़ गया। तो एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरे 6 पार्ट का 72, तो एक पार्ट का 12 और एक ही पार्ट का पूछा था। अब वो उसने एक पार्ट का पूछा है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपसे इतना ही पूछ लेता कि 4 पार्ट का, मतलब इतने का पूछ लेता आपसे, तो कितने हो जाते पार्ट इसमें, 1 2 3 12 या 36। इसको मिला के दोस्तों देखो, मान ली जाए वो ऐसे करके कोई ये पूछ लेता, देखो मैं लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, A B D A B D, तो दोस्तों A B और D ये आधा हो गया, 36 हो जाता। मतलब इस टाइप से वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, 4 ट्रायंगलों का पूछ ले, 5 का पूछ ले, तो आप बता सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं भी आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। और सवाल भी ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही उठा ले आया, अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ दोस्तों। और आगे आने वाले एग्जाम में NTPC आप देख लेना। अभी तो ये मेरी पहली ST है, और पहली ST में से दोस्तों आपके लिए कितना कुछ मिल सकता है आप खुद देख लेना। अगर आपने अभी एग्जाम नहीं दिया है, अगर आगे आप देने वाले हो तो देख लेना आप। और जितनी भी ST कराऊँ आप देखना दोस्तों सभी को। सवाल है आपके लिए, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले
एक घन में से कितने आयतन का बृहत्तम गोला काटा जा सकता है? इसका मतलब समझ रहे हो आप? 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में, यानी घन कैसा होता है दोस्तों? घन की प्रत्येक कोर यानी प्रत्येक किनारा बराबर होता है दोस्तों, यानी कि जो डाइस होती है ना वही घन होता है। इस तरीके से इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी कह ले सब बराबर होते हैं आपस में, है ना। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारे के सारे कैसे होते हैं दोस्तों? बराबर। ये होता है घन, है ना। अब इसमें से पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले, यानी इस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3। अब इसमें से कह रहा है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से कितने आयतन का बृहत्तम गोला काटा जा सकता है? गोला मतलब मैं ठोस गोला की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठोस गोला। और सबसे बड़े से बड़ा, बृहत्तम मतलब बड़े से बड़ा। और वो कैसे कटेगा दोस्तों? मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास और उसमें से आपको एक गोला काटना है, निकालना है वो बार, सबसे बड़ा निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? इसकी चारों साइडों को टच करता हुआ इसी तरीके से बनेगा दोस्तों वो गोला। बनेगा या नहीं बनेगा? चारों साइडों को टच करता हुआ, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ऐसे टच करता हुआ बनेगा, है ना। इससे बड़ा मैं नहीं काट सकता। इससे बड़ा काटूंगा तो दोस्तों देखो लकड़ी तो हमारी यहीं तक है, इससे बड़ा कैसे काट पाऊंगा? लकड़ी है ही नहीं इधर, नीचे लकड़ी नहीं है, ऐसे ऊपर और ऐसे इस साइड में। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस, देखो यहाँ पर इसकी रेडियस हो गई है ना, बीच में रेडियस होगी इस गोले की, मतलब रेडियस को मैं कहीं भी मिला दूं इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, है ना। तो रेडियस अब कितनी हो जाएगी? इस चीज़ का आप दिमाग लगाओ कैसे। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 3 सेंटीमीटर है ना, और रेडियस, और देखो ये क्या हो गया इसका व्यास। अब इस गोले का ये व्यास होगा, व्यास 3 सेंटीमीटर। जो इसकी भुजा थी वो इस गोले का क्या बन गया दोस्तों? व्यास। और त्रिज्या कितनी होती है व्यास की? आधी, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी दोस्तों? 3 की आधी, यानी 3/2 सेंटीमीटर, है ना। 3/2 सेंटीमीटर। आयतन चाहिए आपको, आयतन मैं यहाँ पे करा देता हूँ दोस्तों, इसका ये मिटा देता हूँ। आयतन चाहिए आपको वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 दोस्तों, पाई में तो आंसर नहीं है इसका। हाँ दोस्तों, पाई में आंसर दे रखा है ऑप्शन में, तो पाई की वैल्यू रखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो पाई की वैल्यू आप मत रखना, पाई ऐसे ही रख लेना। आर कितनी है दोस्तों? 3/2, 3/2 का क्यूब, यानी 4/3 इंटू पाई। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27, और 2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 8। देखिए 4 से ये 2 बार कट गया, 3 से 27 कट जाएगा आपका 9 बार, और 2 से 9 में डिवाइड लगाओगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4.5, 4.5 और साथ में पाई, यानी 4.5, 4.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। आयतन चाहिए ना, और आयतन हमेशा किस में आता है दोस्तों? क्यूब में। एरिया किस में आता है दोस्तों? स्क्वायर में। इस चीज को कभी ध्यान में भूलना। क्लियर है? समझना दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, और सब कुछ मैंने आपको बाकायदा 3D में बना के दिखाया है ना, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपके लिए सवाल इस आपके मल्टीटास्किंग के हिसाब से ले आया या किसी भी, मैं आपको उस हिसाब से लेकर आया हूं, क्योंकि अभी जो आगे एग्जाम होगा वो दोस्तों उसमें सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो मैं उस हिसाब को, उस चीज़ को ध्यान में रख के सवाल चुन चुन के ला रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए,
5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 660 वर्ग सेंटीमीटर के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले ठोस बेलन की ऊंचाई क्या है। कहने का मतलब दोस्तों बेलन यानी सिलेंडर, और सिलेंडर इसी टाइप का होता है दोस्तों, है ना, इसी टाइप का सिलेंडर होता है, यानी नीचे और ऊपर दोनों तरफ से ये कैसा होता है दोस्तों, वृत्ताकार। और ये दोस्तों ये वाली इसकी रेडियस होती है और ये इसकी होती है दोस्तों हाइट। चाहे ये ले लो, ये या ये क्या है दोस्तों, इसकी हाइट। सही है। और ये कैसा दोस्तों, ठोस बेलन होता है, क्योंकि बेलन भी दो टाइप के होते हैं, एक ठोस होता है और एक खोखला होता है ना। तो ये ठोस है। अब इसमें क्या करा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, है ना। आगे और 600 वर्ग सेंटीमीटर के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, यानी इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और ये कितना दोस्तों, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई r h प्लस r, यानी इसकी वैल्यू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रही है। अब सवाल में पूछा है आपसे बेलन की ऊंचाई, यानी इसकी हाइट पूछी है ना, हाइट पूछे। देखो आपको रेडियस पता है, रेडियस और रेडियस पता है, पाई की वैल्यू आप जानते हो, हाइट पूछे तो हाइट की वैल्यू आप निकाल लो, क्योंकि इसमें देखो एक पाई की वैल्यू आप जानते ही हो, आर आपको दे रखी है, एच आपसे पूछ रहा है, बाकी आगे आपको दे रखा है, तो कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू पुट करनी है बस। यानी 2 पाई की जगह दोस्तों 22/7, आर की जगह कितना दे रखा सवाल में 5, एच आपसे पूछ ही रहा है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। आर की जगह कितना रखोगे दोस्तों, 5 बराबर कितना, 660। तो दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप ध्यान दें, कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो सवाल बहुत जल्दी कर दोगे आप। देखिए 2 पंजे 10 और 10 का उधर जाके डिवाइड लगाऊंगा तो ये 0 बढ़ जाएगी, है ना। 22 से कट जाएगा ये, 22 के 66, है ना। 7 से 3 का मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 7 के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों h प्लस 5 की वैल्यू 21 आ गई, यानी अभी 5 उधर जाके माइनस होगा, तो 5 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा कितना दोस्तों, 16 किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, इस h की, यानी 16 सेंटीमीटर h, यानी इसकी h ये वाली कितनी आएगी दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का क्या है दोस्तों, आंसर। कैलकुलेशन पे आप ध्यान देना दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियों के बीच का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 5:3 है, तब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बाह्य मतलब 2 वृत्त है दोस्तों, और सकेंद्रीय का मतलब आप क्या समझते हो, सकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पर यानी एक ही सेंटर पर 2 या उससे ज्यादा वृत्त बने हों तो सकेंद्रीय होता है, क्योंकि एक के लिए तो एक होता है दोस्तों सेंटर उसका। यानी इसका मतलब ये है कि ये कोई पॉइंट है, सेंटर है किसी वृत्त का, और वृत्त कैसे बनाते हैं दोस्तों, कोई त्रिज्या होगी उसकी, और इस तरीके से हम इसको गोल बनाएंगे चाप उसकी प्रकार से, तो वो वृत्त बन जाएगा। तो इसी सेंटर पर दोस्तों ये वाला एक वृत्त बन गया। अब सकेंद्रीय है और 2 वृत्त है, एक वृत्त दोस्तों ये यहाँ पे ले लो बीच में थोड़ा, 2 वृत्त है, एक वृत्त और बना दो दोस्तों, चाहो तो आप इसके बाहर बना लो चाहे अंदर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब देखिए सवाल में वो कह रहा है ना, जो क्षेत्रफल दे रखा है आपके लिए सवाल में क्या दे रखा है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों के परिधियों के बीच का क्षेत्रफल। पहले वृत्त की परिधि ये छोटा वाला है, इसकी परिधि ये, और दूसरा जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी परिधि ये, इन दोनों परिधियों के बीच का एरिया कौन सा है दोस्तों, ये वाला, है ना। इस एरिया का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों सवाल में, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये एरिया दे रखा है दोस्तों, क्लियर है, एरिया केवल इतने पार्ट थे। अब और आगे क्या करा, उनकी त्रिज्या का अनुपात है 5:3। अब दोस्तों त्रिज्या का अनुपात है 5:3, तो 5 और 3 में 5 बड़ी वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है वो रेशियो कितने का होगा, किसका होगा दोस्तों, बड़े वाले वृत्त का, छोटे वाली वैल्यू छोटे वाले वृत्त का, है ना। यानी एक ये त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई, छोटे वाले के लिए स्मॉल आर और बड़े वाले के लिए कैपिटल आर, मतलब आर रेशियो आर कितना दे रखा दोस्तों, 5:3 ये दे रखा आपको सवाल में। दोस्तों देखो जैसे आप सॉल्व करते हैं वो तो कराएंगे इधर, लेकिन अगर आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है तो ये नहीं कि क्वेश्चन जिस टाइप से सॉल्व होता है आप उसी टाइप से करें, है ना, आपको चाहिए आंसर। अब देखिए यहाँ पे रेडियस का जो इनका रेशियो दे रखा हो 5 और 3 दे रखा है, और आंसर भी चाहे आपको चलो पाई में दे रखा हो चाहे पाई में ना दे रखा हो, अगर इनका रेशियो 5:3 का है तो दोस्तों इसका जो एरिया होगा 5 का मल्टीपल में ही आएगा, है ना, बड़े वाले का, और छोटे वाले का जो एरिया आएगा वो 3 के मल्टीपल में आएगा। सही बात है नहीं, रेशियो है, रेशियो में या मल्टीप्लाई तो होगा रेशियो में, चाहे वो रेशियो कितना भी निकल गया, 1 तो 5 में 5, 2 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, यानी आर का स्क्वायर होगा, आर 5 के मल्टीपल में आएगा अगर 5 रेशियो है, और स्मॉल आर की वैल्यू 3 है तो 3 के मल्टीपल में आएगा, स्क्वायर होगा इसका। तो देखिए दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है आपके इसके, पहला ऑप्शन है दोस्तों 9 पाई, दूसरा यानी बी ऑप्शन दे रखा है आपके लिए 16 पाई, सी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके लिए 25 पाई, और डी ऑप्शन दे रखा है आपके लिए 36 पाई। तो दोस्तों इस सवाल की लैंग्वेज में वो क्या बोल रहा है, उसने ये सब कुछ बोल दिया। उसने पूछा आपसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी रेडियस पता है आपको 5 है दोस्तों, किसमें, रेशियो में, तो 5 का मल्टीपल में इसका आंसर होगा। और देखिए दोस्तों क्या 5 का मल्टीपल 9 होता है, नहीं होता है, तो ये आंसर आपका होगा नहीं। क्या 5 का मल्टीपल 16 होता है, नहीं होता, तो दोस्तों ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्या 5 का मल्टीपल 25 होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है दोस्तों। 36 होता है, नहीं होता, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपके लिए 25 पाई। तो ये तो हो गया दोस्तों कि आपको पेपर में कैसे करना है, तो आपको इस तरीके से करना है ना, बाकी सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। देखिए मैंने आपको अपनी मेंसुरेशन की वीडियो में बताया था, नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि दोनों पर्दियों के बीच का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे लिए 16 पर, है ना। अब देखिए बड़े वाली पर्दी में से बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं छोटे वाले क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो ये एरिया तो बच जाएगा दोस्तों, यानी इतना मैं अगर इसमें से निकाल लूं तो ये एरिया बचेगा, बस इतना समझ लो आप। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, इसमें चाहो तो आप एक्स लगा सकते हो, दोनों में एक्स लगा दो, है ना, क्योंकि रेशियो है। पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, बराबर इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, ये यानी 16 पाई। बात क्लियर है, यहां से पाई कॉमन आ जाएगी, आर स्क्वायर, देखिए दोस्तों आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5x, यानी 5 का स्क्वायर 5x का स्क्वायर करोगे 25x स्क्वायर आ जाएगा आपका, माइनस पाई तो कॉमन आपकी आएगी, स्मॉल आर का स्क्वायर करोगे यानी 3 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, बराबर कितना दोस्तों 16 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी दोस्तों। देखिए 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस करोगे तो 16x स्क्वायर बचेंगे, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से कट जाएगा, एक बार x स्क्वायर की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1, यानी 1 का अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1। इसका मतलब 1 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे यहां
यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी आ जाएगी दोस्तों 5, यानी ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। हमें चाहिए बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। पाई में अगर आंसर पूछा है तो पाई की वैल्यू रखनी कोई जरूरी नहीं है। पाई में आंसर पूछा है तो पाई को ऐसे ही रख लो, आर स्क्वायर, आर कितना है दोस्तों 5 बड़े वाले वृत्त की, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 25 पाई। ये आपका दोस्तों तरीके से इसका सॉल्यूशन है। अब तरीके से सॉल्यूशन करोगे तो दोस्तों आप पेपर में बहुत पीछे हो जाओगे, तो इसलिए आपको सॉल्यूशन कौन सा करना है कि हमें टाइम बचाना है। अगर वो टाइम हमारा तरीके से बचे तो आप तरीके से सॉल्व करो, अगर वो टाइम हमारा तरीके से नहीं, जिस टाइप से मैंने बचाया उस टाइप से बच रहा है तो आप उस तरीके से सॉल्व करिए, है ना दोस्तों। ये पेपर में आपको करना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं सवाल भी काफी अच्छे हैं आपके लिए, और मैं आपको तरीके से यानी बेसिक से भी बता रहा हूं, और उनके लिए शॉर्टकट भी मैं बता रहा हूं कि आप टाइम कैसे बचा सकते हो, है ना दोस्तों। तो मैं दोनों चीजों को अपने दिमाग में लेकर चल रहा हूं। अब नेक्स्ट आता है आपका सवाल हाइट एंड डिस्टेंस। किसी चिमनी की ओर उसके आधार से होते हुए क्षैतिज रेखा से 120 मीटर चलने पर चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है ना। तो चिमनी की ऊंचाई क्या है दोस्तों, आप एक बात बताइए। मान लीजिए ये मैंने एक चिमनी बना दी, है ना, ये चिमनी बना दी, यहाँ ये इसकी हाइट पता नहीं है, यही सवाल में पूछा है, लेकिन हाइट को कैसे डिनोट करते हैं तो इसलिए मैंने h लिख दिया। अब एक बात बताइए, और जो उन्नयन कोण, ये एंगल जो बनते हैं दो टाइप से बनते हैं, एक उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है। अगर जैसे ये चिमनी है, अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और नीचे से इसकी टॉप को देख रहा है तो दोस्तों उन्नयन कोण बनेगा। अगर कोई व्यक्ति इस चिमनी के टॉप पर खड़ा है और नीचे किसी पॉइंट को देख रहा है, किसी जगह को देख रहा है, तो वो ऊपर से नीचे देख रहा है तो दोस्तों अवनमन कोण बनता है। जब हाइट एंड डिस्टेंस कराएंगे तो ये सारी चीज आपको बहुत बारीकी से और आराम आराम से कराएंगे, लेकिन अभी हम आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा रहे हैं। ये तो बात हुई दोस्तों इसके एंगल की। अब दोस्तों सवाल में कह रहा है किसी चिमनी की ओर उसके आधार से होते हुए क्षैतिज रेखा में 120 मीटर चलने पर चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। यानी दोस्तों पहले कहीं 30 डिग्री का एंगल था और 30 से बढ़कर कितना हुआ फिर 45 डिग्री, है ना। इस बात को और समझना, यानी कि इसकी लैंग्वेज अगर आपको समझ में ना भी आए, है ना, इसकी लैंग्वेज अगर आपको समझ में ना भी आए तो आप एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है यहां से और यहां देख रहा है, उन्नयन कोण बनेगा, मान लिया चलो ये, है ना, यहां से और यहां इसके टॉप को देख रहा है दोस्तों, है ना, ये उन्नयन कोण बना। चलो मैंने मान लिया ये कि 30 डिग्री का बना। अब एक बात बताओ, यहां पर है 90 डिग्री का, क्योंकि चिमनी तो सीधी होती है दोस्तों, तो यहां कितना बनाए 90 डिग्री का होता है ना। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट से अगर मैं चिमनी की ओर चलूं तो एंगल का मान बढ़ेगा या घटेगा, तो दोस्तों हमेशा और हमेशा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा दोस्तों, देखो अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं तो इस सवाल में कह रहा है कि 120 मीटर चिमनी के आधार की ओर चले, 120 मीटर, यानी इस पॉइंट से 120 मीटर यहां तक चलेंगे, है ना, 120 मीटर चलेंगे। अब पहुंच गए हम यहां पर। अब एंगल हो जाता 30 से बढ़कर 45, 30 से बढ़कर 45। तो दोस्तों मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जैसे कोई चिमनी है,
अगर चिमनी के आधार से, चिमनी के पास से अगर किस साइड में उससे दूर जाएंगे, दूर जाने पर एंगल कम होता है यानी माइनस होता है, एंगल की वैल्यू घटती है। और अगर दूर से अगर चिमनी की ओर आ रहे हैं तो एंगल की वैल्यू बढ़ती है। और अभी अब क्या हो रहा है दोस्तों कि चिमनी की ओर आ रहा है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। और सवाल में भी देख रहे हो कि 30 डिग्री से कितना हुआ दोस्तों, 45 डिग्री। क्लियर, ये बात क्लियर हुई। अब सवाल में पूछा आपसे इस चिमनी की ऊंचाई। तो दोस्तों 2-3 पॉइंट में लिखा रहा हूं आपको, वो बिल्कुल नोट कर लेना। आप सेकंडों में इसका आंसर ऑप्शन को देखते ही टिक करोगे। सॉल्व क्या होगा दोस्तों, पहले आप इस वाले एंगल को ले लें, है ना, फिर इस वाले एंगल को लेंगे, फिर कहीं से इधर से उधर मतलब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके हमें h का मान पता चलेगा, तब आप आंसर निकाल पाओगे। सॉल्यूशन तो इसका ये है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस फिगर को ध्यान रखो, बस एंगल अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको लिखा रहा हूं, उनको बस ध्यान रखना। देखिए जब हमें ये h चाहिए दोस्तों, तो देखिए एक एंगल होता है दोस्तों आपका 30 डिग्री, जैसे ये 30 डिग्री है, और दूसरा हो 60 डिग्री। तो ये वाली जो दूरी होती है दोस्तों, ये वाली आपको h पता करनी है, आपको h पता करनी है। तो आपको ये वाली दूरी मान ली जाए हमारी x मीटर है, अभी सवाल में दे रखी है लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बना रहा हूं, ये x मीटर है। तो आपको इस दूरी का तो हमेशा आधा करना है ना, और मल्टीप्लाई कितने का करना है दोस्तों, √3 का, √3 का। कब करना है, जब एंगल आपके 30 और 60 के हो, ठीक है ना। जब यही एंगल आपके 30 से 45 हो जाए, 30 डिग्री हो और दूसरा 45 डिग्री हो, तो आप क्या करोगे, h के लिए ये इस दूरी का आधा तो करना ही करना है दोस्तों, साथ में √3 + 1 का मल्टीप्लाई करना है। ये √3 था ना पहले दोस्तों, इसमें +1 और ऐड कर देना बस, है ना। तो इस केस में ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता है आपका। अब एक एंगल और है दोस्तों, देखो 30 और 60 हो गया, 30 और 45 हो गया, और 45 और 60 यहां पे बता देता हूं, 45 और 60, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का आधा। अब देखिए दोस्तों 45 से 60 है ना, तो देखो √3 + 1 तो हमें करना ही है। इससे पहले एक √3 और कैसे, यानी देखो √3 ये वाला और √3 + 1 ये वाला, बस 1, 2 और 3। दोस्तों आपको अगर अपना टाइम बचाना है तो आप इस 3 फॉर्मूलों को याद कर लेना, और इस फिगर यही होगा, ऐसा नहीं कि सब फिगर यही होगा, है ना। लैंग्वेज आप समझ के ये फिगर बना लोगे, और जैसे आपके दिमाग में ये लगे कि इसमें ये वाला फिगर बन रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन टिक करोगे। जैसे मुझे इसमें इस h की ऊंचाई निकालनी है, 120 दूरी दे रखी है, तो h बराबर कितना निकल आएगा दोस्तों, 120 का आधा कितना होगा दोस्तों, 60, 30 और 45 इसमें एंगल है, 30 और 45 में क्या करते हैं दोस्तों, √3 + 1। ये इस सवाल का आंसर है ना। देखिए इस पे आप प्रैक्टिस करना और देखिए, क्योंकि इसका हम बेसिक सॉल्यूशन हम आपको सब कराएंगे, लेकिन अभी हमारी पहली एसटी है तो आप इस चीज को समझिए, क्योंकि हमें आपके लिए सवाल थोड़े से ज्यादा कराने हैं और टाइम आपका कम लेना है, क्योंकि आज तो हम थोड़ा सा आपको समझा के पूरा चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम थोड़ा सा वीडियो को खींच के चलेंगे, जो सवाल होंगे उनको थोड़ा सा खींच के चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आगे जो भी हम वीडियो डालें वो आपको मिलती रहेगी। और नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। दे रखा है दोस्तों, यदि tan थीटा
यदि tan थीटा बराबर 3/4 और थीटा न्यून कोण है। जो थीटा है दोस्तों, ये एंगल जो बन रहा है वो कैसा है दोस्तों? न्यून कोण। कैसा है दोस्तों? न्यून कोण। तो sin थीटा किसके बराबर होगा? sin थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए tan थीटा की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 3/4 और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? थीटा कैसा है हमारा जो एंगल बन रहा है वो कैसा है? न्यून कोण। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यून कोण का मतलब ये होता है दोस्तों 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये न्यून कोण की वैल्यू होती है। यानी 0 से तो होना चाहिए दोस्तों बड़ा, है ना, और 90 डिग्री से ये क्या होना चाहिए दोस्तों? छोटा। 90 डिग्री से ये छोटा होना चाहिए, है ना। कुल मिलाकर बात यही है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है? आपकी न्यून कोण की वैल्यू वो 30 भी हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है, 90 तो होगी नहीं, 45 भी हो सकती है दोस्तों, है ना। यानी कि 90 से ज्यादा नहीं होगा और 0 डिग्री से वो कम नहीं होगा। ये न्यून कोण की बात है। हम आपको चाहिए दोस्तों sin थीटा की वैल्यू। देखिए और थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें। सब जानते हो दोस्तों, सब पढ़े हो 9th में, 8th में, 10th में, ये वाले ये सब पढ़े होंगे आप। लाल और टिक्का सब पढ़े होंगे, है ना। यहां पे लिख लीजिए ऊपर दोस्तों sin थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, नीचे cot थीटा, यहां sec थीटा और यहां cosec थीटा, है ना। इससे एक चीज से आपको आगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यानी tan थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है। तो देखिए tan थीटा हमारा ये tan थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? लंब बट्टे आधार। अगर cot थीटा की बात करो तो आधार बट्टे लंब। अगर sin थीटा की बात करूं तो लंब बट्टे कर्ण। अगर मैं cosec थीटा की बात करूं तो कर्ण बट्टे लंब। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो आधार बट्टे कर्ण। अगर sec थीटा की बात करूं तो कर्ण बट्टे आधार। ये इनकी वैल्यू होती है फॉर्मूले के तौर पे। अब दोस्तों जब इसमें कर्ण की बात आ रही है, लंब की बात आ रही है, आधार की बात आ रही है, तो ट्रायंगल कैसा होगा दोस्तों? इसमें समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? जब इसमें लंब आ गया, कर्ण आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा, है ना। और tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? 3/4 और tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। यानी यहां पे देख लो tan थीटा 3/4 और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। यानी लंब कितना हो गया? 3 और आधार कितना हो गया दोस्तों इसका? 4। यानी लंब कितना? 3, आधार कितना दोस्तों? 4। पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण कितना निकल आएगा दोस्तों? 5। sin थीटा चाहिए, sin थीटा क्या होगा दोस्तों? लंब बट्टे कर्ण। यानी लंब बट्टे कर्ण। यानी sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके लिए लंब बट्टे कर्ण। लंब है आपका 3 और कर्ण है दोस्तों आपका 5। ऊपर लग दो सर इसको। 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है दोस्तों तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। यानी ये sin थीटा की वैल्यू बता रहा हूं मैं यहां पर। sin थीटा होता दोस्तों लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दोस्तों आपका? 3 और कर्ण कितना दोस्तों आपका? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके लिए? 3/5। क्लियर दोस्तों? आज दोस्तों जो वीडियो आपके लिए बन रही है पहली एसटी आपके लिए, इस एसटी में मैं काफी चीजों को आपके लिए क्लियर करा रहा हूं जिससे कि मुझे आगे नेक्स्ट वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। इसलिए मैं हर पॉइंट आपको क्लियर करा के चल रहा हूं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सवाल पे।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, यदि a बराबर 2 प्लस रूट 3, a की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 2 प्लस रूट 3, तो a स्क्वायर प्लस, तो वैल्यू निकालनी है आपको a स्क्वायर प्लस a माइनस a की पावर कितनी दोस्तों -2 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। एक बात मैं क्लियर करा दे रहा हूं दोस्तों, a की पावर -2 है, इस a की पावर -2 का मतलब क्या है दोस्तों 1/a स्क्वायर, है ना। अगर मैं आपको लिख दूं कि a, अगर मैं इसके ऊपर -1 लगा दूं ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/a। अगर मैं a के ऊपर 3 लगा दूं ना तो इसका मतलब हो जाएगा 1/a/a का क्यूब, 1 ये दोस्तों माइनस क्यू ना, माइनस के लिए बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो माइनस का मतलब होता है उसको नीचे पहुंचा देता है वो, है ना। अब देखिए दोस्तों a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस इस टर्म का मतलब 1/a स्क्वायर। इसकी वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। देखो a अगर हम स्क्वायर करें, चलो a की पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास है ना। अब 1/a कितना होगा दोस्तों, 1 कितना होगा दोस्तों, बस कुछ नहीं, ये प्लस का है तो आप माइनस कर दीजिए, है ना, माइनस कर दीजिए आप, बस ये इसकी वैल्यू आएगी। अब आपके पास a की वैल्यू है और 1/a की वैल्यू है। और ध्यान से समझना दोस्तों, जब इस तरीके से कोई वैल्यू हो आपके लिए और दो टर्म आपको लिए दे रखे ये, है ना, अगर इनका मल्टीपल a इंटू 1/a, इनका मल्टीपल अगर 1 आए तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, और चाहिए क्या आपका स्क्वायर करके, है ना। तो देखिए ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल ले लेता हूं, a प्लस 1/a का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और a का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, यानी ये वाला a, और b की जगह क्या है दोस्तों इसमें 1/a, यानी इस a से a कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां से समझना, बस हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू, तो ये कितना आया इधर 2, यानी 2 उधर जाके माइनस होगा, और किस में से माइनस होगा, इसमें से, यानी इन दोनों के योगफल का स्क्वायर कर दो और 2 माइनस कर दो। क्लियर बात है, ये होगा, ये आपके लिए ये चीज निकल के भी आ रही है दोस्तों सॉल्यूशन, है ना। तो यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का योगफल 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 ऐड करो, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो ये रूट 3 प्लस की है, ये रूट 3 माइनस की है, तो ये प्लस माइनस कट ही जाएंगे, 2 और 2 4, और 4 का क्या होगा दोस्तों स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 14। इस सवाल का आंसर सही है। आप जानते हो दोस्तों कहां से हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब जो ab है, ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 था, है ना, जो मैंने यहाँ पे ये बताया है, दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कितना दोस्तों 1। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 ही है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये पूरा टर्म यहां से कट के कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और 2 इधर जाके इसमें से माइनस होगा, है ना, तभी तो इन दोनों के स्क्वायर का योगफल निकल के आएगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आप करोगे क्या, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
केवल आप क्या करोगे, हमें चाहिए देखो इसका यानी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इन दोनों का योग कर दो और उनका स्क्वायर करें तो उसमें से 2 माइनस कर दो। तो देखिए इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि रूट 3 यहाँ प्लस की या माइनस की है। 2 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे ना। दोस्तों आगे आने वाले एनटीपीसी के जो एग्जाम है ना उनमें आपके लिए काफी सवाल आएंगे इस टाइप से, और देख लेना भले आप एग्जाम देकर आओगे तो आप देख लेना। एक सवाल और है इसमें, यदि व्यंजक एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k का x प्लस 4 एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब इस टाइप का सवाल आया दोस्तों आपके लिए तो x प्लस 4 अगर इसका एक गुणनखंड है दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसमें x प्लस 4 आएगा, है ना, तभी तो ये इसका गुणनखंड दे रखा है। अगर ये गुणनखंड इसका है तो दोस्तों देखो x प्लस 4 बराबर 0 यानी x की वैल्यू -4 अगर इस पूरे इक्वेशन में अगर हम रख दें, है ना, अगर पूरे इक्वेशन में रखने के बाद में अगर इक्वेशन 0 हो तो दोस्तों ये इसका फैक्टर होगा। अब इसमें देखिए आपको दोस्तों x की वैल्यू रखोगे और k की वैल्यू निकल पा रहा है ना, तो कंडीशन क्या बनेगी, x की वैल्यू पुट कर दीजिए और पूरे इक्वेशन के सामने 0 रख दीजिए, k की वैल्यू आपके लिए निकल आएगी। तो कैसे निकल आएगी दोस्तों, देखिए x की जगह हमें रखना -4, x की जगह जैसे -4 रखेंगे तो -4 का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह -4 प्लस ये वाला k, ये मैं मिटा देता हूं, यहां रख देता हूं दोस्तों थोड़ा सा आगे, k ये कंप्लीट हो गया, k बराबर 0 यानी हमें क्या रखना था, यहां ऊपर रख देता हूं x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4 ये हमें रखना था। अब देखो सॉल्यूशन कर लो बस, -4 का क्यूब माइनस के 64 आएगा दोस्तों, देखो 4 का क्यूब 64 और माइनस का जगह 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा दोस्तों माइनस। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16 और माइनस का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों प्लस, यानी -4 का स्क्वायर 16 और 16 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के ये 64, है ना, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16 प्लस माइनस आएगा प्लस के बराबर 0। देखिए ये 64 माइनस का, ये 64 प्लस का है तो कट जाएंगे, ये 16 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, है ना, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके लिए 16 और ये k की वैल्यू आपसे पूछ रहा था तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 16। देखिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हो रहे हो क्योंकि मैं आपके लिए सवाल भी बार बार कह रहा हूं इस बात को कि मैं अच्छे लेकर आया हूं सवाल आपके। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, तीन ग्रह यानी प्लैनेट, 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रम से 200 और 250 तथा 300 दिनों में घूमते हैं, यानी 3 ग्रह और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, है ना, ये है मान लीजिए हमारा सूर्य, है ना, और 3 ग्रह, और ग्रह कैसे घूमते हैं दोस्तों इसी तरीके से घूमते हैं,
3 है ना, 3 ग्रह और तीनों की कक्षाएं दोस्तों अलग अलग होंगी। कोई भी एक दूसरे की कक्षा में नहीं जाता। अगर एक दूसरे की कक्षा में चले जाएंगे दोस्तों तो आपस में टकरा जाएंगे, और अगर टकराए तो दोस्तों क्या होगा आप खुद जानते हो, है ना, बहुत बड़ा विस्फोट होगा और उससे दुनिया भी समाप्त हो सकती है। देखिए 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रम से 200, 250 तथा 300 दिनों में घूमते हैं। यानी सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है, एक है 200 दिन में लगा लेता है दोस्तों, एक है 250 दिन में लगा लेता है, एक है 300 दिन में लगा लेता है ना। ये टाइम दे रखा है कि इतने दिन में वो चक्कर लगा लेते हैं सूर्य के। वे कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष एक ही स्थान पर होंगे। एक दूसरे के सापेक्ष कहने का मतलब ये है दोस्तों, मान लिया है ये 200 दिनों में जो चक्कर लगा रहा है वो ग्रह अभी यहां पर है ना, और जो 250 दिनों में जो चक्कर लगा रहा है मान लिया वो यहां पर है ना, और जो 300 दिनों में चक्कर लगा रहा है मान लीजिए वो यहां पर। यानी अलग अलग जगह पर है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर हो। एक ही जगह एक ही मतलब सापेक्ष होने का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे ये सूर्य है और इसके चक्कर लगा रहा है तो एक ग्रह ये हो गया दोस्तों अपनी कक्षा में, और इसी सापेक्ष यानी इसी के सामने दूसरा ग्रह हो जाएगा, और इसी दोनों के सामने ये तीसरा ग्रह हो जाएगा। ये होता है दोस्तों सापेक्ष, है ना। इस बात का मतलब सापेक्ष का मतलब होता है दोस्तों ये, यानी पहले कैसे थे यहां यहां यहां, मतलब वो एक समय जरूर आएगा दोस्तों कि कभी ये तीनों एक दूसरे यानी एक ही लाइन में आ जाएंगे। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है ना दोस्तों, सेम वही कंडीशन है ना। अब देखिए अब वो कौन सा टाइम होगा दोस्तों, एक 200 दिन में, एक 250 दिन में, एक 300 दिन में। कुछ नहीं होता है सवालों में, सिर्फ आप एलसीएम ले लीजिए, है ना। और एलसीएम देखिए 200, 250 और 300 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 3000 दिन, है ना। 200, 250, 300 का एलसीएम ले लो, देखो 200, 250 और 300। अगर मैं 2 से भाग लगाऊं यहाँ पे तो ये 100, 2 से नहीं आप बड़ा लगा लो क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। 25 का चला जाएगा सब में, 25 अट्ठे 200 और 25 दाढ़े, और ये चलेगा 25 चौक 100 यानी 4 के 12, है ना। अब देखो दोस्तों 2 से ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, 2 बार, 5, 3, 2, 1, 5, ये आ गया दोस्तों आपका, है ना। और ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 या कितने होते हैं दोस्तों 600, 600 पंजे कितने होंगे दोस्तों आपके 3000, 3000 इसका आंसर। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों मैंने आपको देखो ग्रह तक दिखा दिए आज की क्लास में, ग्रह तक बता दिए, और आपको मैंने ये भी बता दिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तब। अब कंडीशन उनकी अलग अलग होती है कि पृथ्वी बीच में आ रही है या सूर्य बीच में। सूर्य हमेशा अपनी जगह पर स्थिर होता है दोस्तों, इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी घूमता है लेकिन उसके चारों ओर घूमते सारे ग्रह, सूर्य किसी के चक्कर नहीं पड़ता। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ए और बी एक कार्य को 10 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी 15 घंटे में, सी और ए या ए और सी 12 घंटे में। सही है दोस्तों। तो बी अकेला उस कार्य को कितने घंटे में करेगा। टोटल काम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम लेते हैं, यहां पे एलसीएम होगा वो टोटल काम होगा 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 60। बारी बारी से डिवाइड देते हैं सबका, 10 छक्के 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। ये जो डिवाइड देने के बाद में आता है दोस्तों ये क्षमता निकल के आती है ना, ये क्षमता निकल के आती है। बी के दिन पूछे यानी बी इस कार्य को अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों बी के दिन अगर पूछे हमसे तो बी की क्षमता भी हमें पता होना चाहिए।
बी के दिन पूछी, ठीक है, बी का टाइम। तो बी की क्षमता हमें पता होना चाहिए, और बी की क्षमता कैसे निकलेगी दोस्तों, ए बी सी तीनों की क्षमता में से, यानी हमें ए बी और सी तीनों की क्षमता में से सी और ए की माइनस कर देंगे तो बी की निकल आएगी, है ना। और मैंने अपने टाइम एंड वर्क की जो वीडियो बनाई है आपके लिए, उनमें बता दिया था कि सिंगल सिंगल हो तो इसको ऐड कर दो, है ना, और जब ये डबल हो यानी पेयर से हो तो इस सबको ऐड करिए, उसका आधा कर दीजिए। 6 और 4 10, 10 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों 15, और 15 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 15/2 कर लो या 7.5 कर लो, है ना। ये तीनों की क्षमता हुई दोस्तों 15/2 यानी 7.5, है ना। हमें चाहिए केवल बी की, चलो 7.5 7.5, हमें चाहिए केवल बी की, यानी तीनों में से ये तीनों की क्षमता निकल के आई, और तीनों में से बी की चाहिए तो ए और सी की माइनस करनी है मुझे, सी और ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों 5, यानी 7.5 में से 5 माइनस कर दूं मैं तो कितनी बचेगी दोस्तों 2.5, यानी कि 2.5। तो ये किसकी निकली दोस्तों बी की। अब बी के दिन कितने निकल आएंगे, बी का टाइम 2.5 से इसमें डिवाइड दे दो, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 25 चौक 100 और 6 चौक 24, यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर 24 घंटे इस सवाल का आंसर। क्लियर दोस्तों। आपके एनटीपीसी में दोस्तों बहुत ही मतलब अभी ऊपर लेवल के सवाल आ रहे हैं, जैसे अभी मैं इसी की बात करूं तो दोनों मिलके कर रहे हैं, पेयर से कर रहे हैं, अभी सिंगल सिंगल में भी। दोस्तों मेरी आप टाइम एंड वर्क का वीडियो देखना दोस्तों, और मैंने जो आपके लिए पहला सवाल कराया है उसमें ए 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, यानी 6 और 9 है। और एज सवाल आया दोस्तों 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर उठा के आप देख लेना अभी एनटीपीसी का, और सेम सवाल मिल जाएगा आपको, है ना दोस्तों। तो आप दिक्कत ना आए बिल्कुल भी, मुझे पता है दोस्तों क्या आएगा पेपरों में, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। दो संख्याओं के वर्गों का योग 97 है, वह उनके अंतर का वर्ग 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। मान लिया दोस्तों वो संख्या ए और बी है, दो संख्याएं पता नहीं को निकालनी है, मैंने मान ली वो ए और बी, यानी दो संख्याओं के वर्गों का योग 97 है, तो यानी ए और बी मान लिए, तो ए दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है ना, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का योग है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सवाल में कितना दे रखा है 97, है ना। आगे उनके अंतर का वर्ग 25 है, उनके अंतर का यानी एक संख्या मेरी ए है और दूसरी संख्या बी है, अगर मैं उनके अंतर का वर्ग करूं यानी a माइनस बी अंतर का वर्ग करूं तो ये दोस्तों ये कितना आ रहा है हमारा 25। अब एक बार बताओ, मैंने a माइनस बी का स्क्वायर किया, b माइनस ए का भी तो कर सकता हूं। अब मैंने अगर a माइनस बी का कर दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि a हमारी बड़ी संख्या होगी दोस्तों और b हमारी कैसी होगी छोटी संख्या। अगर पर्टिकुलर संख्या पूछ भी लेना तो टेंशन नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल पूछा है, गुणनफल पूछा है तो छोटी बड़ी की कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आगे कभी हो भी जाए ऐसा सवाल तो मैं आपको क्लियर करा के चल रहा हूं पहले से, है ना। तो हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी की वैल्यू हमसे पूछिए, सही है ना, a इंटू बी की वैल्यू पूछिए। अब एक बात बताओ दोस्तों, मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है 25, है ना। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोल लूं, है ना, अगर a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करूं तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा, है ना। अब देखिए इसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, मान लीजिए कंडीशन दे रखी है 97, अगर मैं यहां 97 रखूं, सही है, माइनस 2ab, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना 25, इसकी जगह में 25 कर, सही है। अब देखिए ये माइनस 2ab इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी,
2ab। 25 उधर जाएगी तो 97 में से माइनस होगी, तो माइनस कर दो, 2 के 2, 7 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा 2, और 9 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा दोस्तों 7, और 2 से 72 को काटो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों 36 बार, यानी ए बी यानी ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 36, 36 इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आज मैंने जो सवाल आपके लिए कराया है ना, वो आपको सारे के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने खूब स्पीड से कराया हो, आपको समझा के हर पॉइंट क्लियर कराया मैंने। और एसटी जबकि इस तरीके से नहीं कराई जाती, क्योंकि मैं पहली एसटी करा रहा हूं आपके लिए, इसलिए मैं हर चीज को क्लियर करा के चला कि जिससे मुझे आगे मैं स्पीड अपनी थोड़ी सी बढ़ा सकूं आपके लिए, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा होगा, क्योंकि मैंने हर पॉइंट क्लियर कराया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हर पॉइंट क्लियर होना भी जरूरी है, क्योंकि हम स्पीड में करा के चले जाएं आपकी समझ में नहीं आए दोस्तों उसका भी कोई फायदा नहीं होता, है ना। क्योंकि हमें तो आपको सिखाना है, अब कैसे सिखाना है, स्पीड में सिखाना है या थोड़ा सा स्लो होकर सिखाना है, आपको सिखाना हमारा दायित्व है दोस्तों। जो हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं यूट्यूब पर, हम आपको पढ़ाने के लिए आए, पढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। पढ़ा तो दुनिया लेती है, असली काम होता है दोस्तों सिखाना, हमें सिखाना आना चाहिए। मुझे पढ़ाना आता है कि नहीं आता ये तो दोस्तों मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे सिखाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं आपको मैथ्स एकदम ऐसा सिखा दूंगा कि आप एग्जाम में बैठोगे ना तो सवालों को ऐसे उड़ाओगे कि उनके तोते उड़ा दोगे सवालों के, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे लिए सिर्फ इतना ही आपके लिए, और मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों जिससे कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। लाइक थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना लाइक मुझे मिल रहा है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप हमारी वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि मुझे भी लगेगा कि हाँ हमारी वीडियो चल रही है दोस्तों, है ना। और जब मुझे ये कॉन्फिडेंस होगा कि चल रही है, तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि हम आपके लिए क्या कंटेंट लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर और भी अच्छा लेकर आएंगे दोस्तों, है ना। और अच्छे से आपको पढ़ाने में भी मन लगेगा, है ना। थोड़ा सा हमारा भी थोड़ा सा दोस्तों ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदर से ये लगेगा कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों को पसंद आ रही है ना। तो अभी हमें क्या लग रहा है दोस्तों, पता नहीं आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, अब ये आप जानो दोस्तों। हमारा काम करने का है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ मेहनत करिए या मत करिए, लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ और ये मैं आपके लिए करता रहूंगा। चाहे आप कुछ भी करो, मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन दोस्तों मैं आगे आपके लिए इसी तरीके से वीडियो डालता रहूंगा। आप मेरी वीडियो देखिए दोस्तों, अपना फायदा करिए, अपनी नौकरी लगाइए दोस्तों। सबके लिए मेरी शुभकामनाएं दोस्तों। ऐसा नहीं कि जिनके एग्जाम हो चुके हैं उन्हीं के लिए मैं वो आगे एग्जाम देंगे दोस्तों। अभी CBT 2 होगा दोस्तों इसका, RRB NTPC का, और जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए दोस्तों उनके लिए तो काफी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और जो भी वीडियो में सीरीज बाइक चलाऊंगा ये तो काफी यूजफुल होंगी दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए खड़ा हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए यूट्यूब पर आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए आया हूँ। अपने लिए आता तो दोस्तों इसमें दोस्तों केवल एक पढ़ाने वाले का फायदा नहीं होता दोस्तों, जितना पढ़ाने वाले का फायदा होता है उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों का फायदा होता है। क्योंकि आप दोस्तों पढ़ते हो, उससे सीखते हो, और सीखने के बाद में जो एम आपने बना रखा है, जो आपका लाइफ में जो आपको अचीव करना है दोस्तों, उस मंजिल तक आप पहुंचते हो। और जब उस मंजिल तक पहुंच जाते हो दोस्तों, तो फिर आप जानते हो कि आपकी सारी लाइफ बदल जाती है ना। कोई नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा था, कौन किसने क्या किया, कौन पढ़ा कि नहीं पढ़ा दोस्तों। जब एक बार सफल हो जाता ना तो सब कहते हैं कि वो बहुत मेहनत करता था, चाहे वो मेहनत नहीं किया उसने, लेकिन सब ये कहेंगे कि वो बहुत मेहनत करता था। तो इसलिए दोस्तों आप ऐसे बनो कि कोई ये नहीं कह पाए कि वो मेहनत नहीं करता था, है ना। दोस्तों देखो आपने जो एम बनाया है
उसके लिए ये अपने एम पर हर एक इंसान नहीं पहुंच पाता, है ना। लेकिन उसके लिए आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करिए। आपने क्या एम बनाया है, आपने क्या फल लेना चाहते हो, आप उसको मत सोचिए, आप मेहनत करिए बस। आप अपनी मंजिल तक दोस्तों खुद ब खुद पहुंचोगे, क्योंकि ईश्वर वो रास्ता आपके लिए खुद तैयार कर देगा। बस आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, आप पढ़िए मन लगा के, और फिर देखिए आपको कैसे नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी जरूर मिलेगी दोस्तों। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन आपको सच्चे मन से सच्चे दिल से मेहनत करनी होगी, है ना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो में आज की क्लास में आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जो हम स्पीड टेस्ट आपको कराएंगे वो बहुत धमाकेदार कराएंगे और बहुत धुआंधार कराएंगे दोस्तों, आप चिंता मत करिए। लेकिन दोस्तों आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।